जुले वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन यस्टरडे क्लास हमने क्या पढ़ा मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली के बारे में हमने इसके मीनिंग्स और फीचर्स और सोर्सेस किए। मोनोपोली थोड़ा इसके बारे में फिर से रिवाइंड करते हैं। मोनोपोली क्या होता है कि एक ऐसे टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल सेलर्स होता है। सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर। इस मार्केट में क्या होता है कि एक ही सेलर या प्रोड्यूसर होता है जो कि पूरा इंडस्ट्री को सप्लाई करता है या पूरे मार्केट को सप्लाई करता है। तो इसमें ये मोनोपोली जो फर्म है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। और ये मोनोपोली फर्म क्या होता है, एक प्राइस मेकर होता है, क्योंकि सिर्फ यही एक फर्म है इंडस्ट्री में पूरा, तो यही प्राइस डिटरमाइन करता है कि कितना होना चाहिए और आउटपुट कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है। इससे आगे चलते हुए हम अब मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि डिमांड कर्व उसका ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है इन केस ऑफ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में, ठीक है। अब इन केस ऑफ मोनोपोली डिमांड कर्व कैसा होता है। अब मोनोपोली पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है। एक्चुअली कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसा होता है। पहले कंज्यूमर का डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी या फिर आउटपुट में, आउटपुट या क्वांटिटी डिमांड जो भी कहे, उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर प्राइस पे कंज्यूमर क्या करता है, कम खरीदता है और लो प्राइस पे ज़्यादा खरीदता है। इसी तरह क्योंकि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है तो कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व होता है वही डिमांड कर्व मोनोपोली का होता है। तो सेम वे में मोनोपोली का भी डिमांड कर्व यही होता है, कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है इसका वही रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मोनोपोली दो वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, आउटपुट को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्राइस पे जितना चाहे नहीं बेच सकता। इन केस ऑफ हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पढ़ा था कि पर्टिकुलर प्राइस पे वो जितना भी क्वांटिटी सेल कर सकता है, उसके बाद जितना भी है प्राइस पे, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में अगर उसको क्वांटिटी या आउटपुट को सेल ज़्यादा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, या प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। और वही उसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वो आउटपुट कम करता है तो उसको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर प्राइस है P1 तो मोनोपोली फर्म कितना बेच सकता है इस प्राइस पे, ये डिमांड कर्व है उसका, ठीक है। P1 प्राइस पे वो बेच सकता है, जैसे कि मान लो Q1 क्वांटिटी। अगर उसको Q2 आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट बेचना है जो कि Q1 से ज़्यादा है, Q2 बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो उसको प्राइस भी P2 पे नीचे लाना पड़ेगा। अगर नीचे नहीं लाके P1 पे ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे उसको आउटपुट सेल ज़्यादा करना चाहेगा तब तब उसको प्राइस भी नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं कि मोनोपोली डिमांड कर्व पे है, कितना प्राइस पे कितना आउटपुट करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो अपना आउटपुट या इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेगा। उसके लिए हम उसका इक्विलिब्रियम कर्व बनाते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कर्व बनाते हैं और इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट अंडर मोनोपोली हम कैसे डिटरमाइन होता है वो दिखाएंगे। अब हमने देखा कि
मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसे, जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व है। आपको पहले ही पता है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होता है। अब इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हम इसमें क्या दिखा सकते, अभी और क्या चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक मोनोपोलिस्ट का। आपको पता ही है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व प्राइस कर्व से कम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा प्राइस से कम होता है। अब इसका इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट को वो कंपेयर करेगा। जब तक उसको रेवेन्यू ज़्यादा आता रहेगा तब तक वो अपना आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा। जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू उससे कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इसमें और क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमें पता है कि यू शेप कर्व होता है। तो इधर ड्रॉ करते हैं एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, आपको पता ही है कि मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होता है फिर अल्टीमेटली बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू, ये पॉइंट, यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कितना होगा। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे उसका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होगा। अब इधर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर डिमांड कर्व की तरफ एक और इधर प्राइस की तरफ। ये आउटपुट है, ये इसका प्राइस वाला कर्व है और ये आउटपुट वाला। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमें मिला प्राइस, मिला मान लेते हैं P1 और आउटपुट मिला Q1। अब इस केस में इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा OQ1। OQ1 जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा हमारा। और उसी तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा, OP1। अब हमने डिटरमाइन कर लिया कि उसको वो OP1 प्राइस पे OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस और आउटपुट पे अब एक मोनोपोली को क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या सिचुएशन होगा, इसको जानने के लिए हमें और एक कर्व चाहिए, वो है एवरेज कॉस्ट कर्व। जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन में दिखाया है कि एवरेज कॉस्ट के थ्रू कि उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे एक एवरेज कॉस्ट कर्व। हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है और उसकी मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट होकर निकलता है। ये हमने बना दिया कि AC मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व। अब एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ पे इस लाइन से इंटरसेक्ट होता है, इस पॉइंट से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करके हमें जो रेक्टेंगुलर पार्ट मिला, जैसे ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है मोनोपोली का प्रॉफिट, या इसको लिखेंगे P1 P2 लिखेंगे, A B लिखेंगे। अब मोनोपोली का प्रॉफिट कितना होगा बोलेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू AB P1 P2, इतना एरिया उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये हम ग्राफिकली शो कर, इसको मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को तो कंपेयर करेंगे, इसमें क्या फीचर्स अलग अलग हैं। अब पहला क्या होता है कि
मोनोपोली में प्राइस जो होता है, जो डिटरमिन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। हमने अभी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाया उसमें हम आप देख सकते हैं कि प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इसी तरह से अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस हमने देखा कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब बराबर होता है। इन दिस केस प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मोनोपोली फर्म जो होता है वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, चाहे वो इवन इन लॉन्ग रन में भी ये जो फर्म है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। जबकि लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कम्पिटिटिव जो फर्म होता है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता है। सुपर नॉर्मल उसको होगा तो विद इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन में ही हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग रन में वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता है। तीसरा है कि मोनोपोली जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा और आउटपुट जो होगा कम होगा। प्राइस क्या होगा, हायर, ज़्यादा होगा मोनोपोली, इन केस ऑफ मोनोपोली, और आउटपुट क्या होगा, कम होगा, लोअर। इन कंपेयर टू किससे, परफेक्ट कंपटीशन में कंपेयर करने पर हमें ये दिखेगा कि मोनोपोली प्राइस जो है वो ज़्यादा है और आउटपुट जो है वो कम करता है। अब नेक्स्ट है कि मोनोपोली एक और चीज़ करता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। हमने पहले पढ़ा कि मोनोपोली से प्राइस मेकर, तो वो प्राइस मेकर की पावर होने के कारण वो एक चीज़ करता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है मोनोपोलिस्ट, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं कर सकता है, क्योंकि सब एवरीवन इज अ प्राइस टेकर, इवन सेलर एंड बायर बोथ आर प्राइस टेकर। इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि अलग अलग मार्केट में वो अलग अलग प्राइस पे वही सेम गुड्स सेल करता है। उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों को कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि एवरेज कॉस्ट जो है मोनोपोली में, जब हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन, इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे एवरेज कॉस्ट अभी डिक्लाइन हो रहा होगा। जैसे कि ये एवरेज कॉस्ट होगा तो उस मोनोपोली का जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहीं कहीं होगा जहाँ पे वो डिक्लाइन कर रहा होगा। जबकि एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा इन केस ऑफ किसका, परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ इक्विलिब्रियम होगा वो हमने देखा है कि इस पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे जहाँ होगा एवरेज कॉस्ट, वहीं पे इसका इक्विलिब्रियम भी होगा। अब नेक्स्ट हम एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल कॉस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल। दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तीसरा चीज निकालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है। सबसे पहले दिया है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालनी है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू। इसलिए हम पहले निकालते हैं टोटल रेवेन्यू, TR लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीपल होता है, Q/P होता है। तो हमें दिया हुआ है शेड्यूल में क्वांटिटी और प्राइस, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, पहला तो 0 आएगा, फिर 44, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 30, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट 6/19, फिर आएगा 7/16, 1
और लास्ट 8/13 104। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू शेड्यूल। अब हमें निकालना क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इधर निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये होगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज होगा यूनिट कमोडिटी इंक्रीज आउटपुट से, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। पहले में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से इनका डिफरेंस नापते जाएंगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। पहला कुछ नहीं होगा, दूसरे में क्या होगा, 44 माइनस 0 44, नेक्स्ट में क्या होगा, 74 माइनस 44 30, नेक्स्ट होगा 93 माइनस 74, ये होगा 19, उसकी नेक्स्ट 104 93, ये होगा 11, फिर नेक्स्ट होगा 6, फिर यहाँ पे होगा 4, फिर इसमें आएगा, अब आएगा इसमें आएगा, अब माइनस में आएगा -2, क्योंकि हमने 112 से 114 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा इधर माइनस आएगा। और लास्ट वाला भी आएगा माइनस में, कितना आएगा 8, 104 माइनस 112 आ गया -8। ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का शेड्यूल। एक तो निकाल लिया हमने मार्जिनल रेवेन्यू का शेड्यूल। अब दूसरा क्या निकालने को कहा है क्वेश्चन में, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम इस कॉलम में निकालेंगे। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है यूनिट आउटपुट इंक्रीज के साथ। टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो निकालेंगे। पहला में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो 10 है जो है। नेक्स्ट में 10 से 60 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 60 माइनस 10 हुआ तो 50, कितना चेंज हुआ एक एक यूनिट आउटपुट इंक्रीज पे, वो देखना है हमें मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट होगा 60 से 90, वो कितना हुआ 60 90 30, फिर नेक्स्ट 90 से 100 आया तो चेंज हुआ 10 का, 100 से 102 यहाँ पे आएगा 2, फिर नेक्स्ट आएगा 5 नहीं 2 से 5 आएगा 3, नेक्स्ट आएगा 15 से 19 ये आएगा 4, फिर 105 से 115 ये आएगा 6, फिर 115 से 125 आएगा, ये हो गया पहले 6, ये हो गया 15 से 25 10। ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसमें भी हम देख सकते हैं जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व करते हैं, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। ये शो करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होता है, यू शेप होता है ऐसे, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह एक चीज प्रॉपर्टीज मार्जिनल रेवेन्यू भी हमें दिखाता है कि मार्जिनल रेवेन्यू भी एज प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते होते जाता है, अल्टीमेटली नेगेटिव होता है। हमने इस कर्व में पहले दिखाया था, एक एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है। एवरेज रेवेन्यू अल्टीमेटली ये क्या होता है, इस 0 से नीचे आता है नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव क्या आता है, मतलब इसके नीचे पहुंच गया ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हमने मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लिया, मार्जिनल कॉस्ट भी। अब दूसरा क्या चीज निकालने को कहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और आउटपुट प्राइस, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा। हमने पहले डायग्राम जो शो किया था तब हमने आप लोगों को दिखाया था कि इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां MC इज इक्वल टू MR। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं दिखाया था, जैसे कि ये MR MC ऐसे दिखाया था, ये वाला पॉइंट था ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR। अब इस शेड्यूल में हमें MC भी है
MRP। आप इस पे देख के बताइए कौन सा पॉइंट है जहां पे MCMR है। पहले पे है नहीं, दूसरे पे है, लेकिन हमें क्या दिखाना है जहां पे राइजिंग होगा। तो तीसरा नहीं, इधर आते आते हमें यहां पे आ रहा है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे 6 आउटपुट जहां पे है वहां पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल होता है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट 4 है। तो अब हमें निकालने को क्या कहा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब हम इक्विलिब्रियम पे है तब हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है, इस लेवल पे क्वांटिटी कितना है 6। तो क्या आया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहां लिख लेते हैं क्वांटिटी कितना आया 6, हमारा आंसर है 6। नेक्स्ट क्या है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस। जो इक्विलिब्रियम लेवल पे है हमारा प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा प्राइस है 19, इक्विलिब्रियम और प्राइस है 19 रुपीस होगा, जो होगा वो 19। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्या निकालने को बोला है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा टोटल प्रॉफिट, कॉस्ट या रेवेन्यू कितना होगा। इक्विलिब्रियम लेवल ये है हमारा। अब इसमें क्या लिखा है, पहले टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम टोटल रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम पे टोटल रेवेन्यू है हमारा ये वाला, टोटल रेवेन्यू होगा 114। उसी तरह इक्विलिब्रियम पे टोटल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्विलिब्रियम पे टोटल कॉस्ट कितना है 109। तो लगभग सारा हमने निकाल लिया। अब क्या बचा, टोटल प्रॉफिट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अब प्रॉफिट के लिए हमें और एक निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कल मैंने बताया प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमारे पास दोनों चीज़ है, टोटल रेवेन्यू भी है, टोटल कॉस्ट भी है, निकाल सकते हैं हम। और ये शेड्यूल भी आएगा प्रॉफिट का, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ टोटल प्रॉफिट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल पे प्रॉफिट कितना है, इसलिए हम सिर्फ वही निकालते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है, ये है 114 टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे अब नेक्स्ट क्या है, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सा है, ये 109। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारा आएगा क्या, टोटल प्रॉफिट एट, ये कितना आ गया, टोटल कॉस्ट हो गया 109, तो इनका डिफरेंस कितना आया 109, 114 हो गया 5, तो इधर लिखेंगे 5। तो इक्विलिब्रियम टोटल प्रॉफिट इधर भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया, हमने इक्विलिब्रियम लेवल निकाल लिया, तो ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा हमने क्या कर लिया, सारा जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने बता दिया, ठीक है। तो इससे सॉल्व हो गया। अब टेक्स्ट बुक में और भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग घर पे उनको सॉल्व कीजिए, और आप जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। इसी पे मैं आज का क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू।